नमस्कार, आज की फाइट में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। ईरान युद्ध के कारण एलपीजी को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं बैठी थी, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल को लेकर भी अफवाहें फैल गई। सोमवार को राजस्थान में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह से बीकानेर, उदयपुर और बांसवाड़ा समेत कई जिलों में पंपों पर गाड़ियों की लाइनें लग गई। कई जगह विवाद होने से पुलिस को भी तक बुलाना पड़ा। केंद्र और राज्य सरकार लगातार आश्वस्त कर रही है कि सब कुछ सामान्य है। राजस्थान में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और न ही आने वाले कुछ दिनों में संकट जैसी कोई परेशानी नोटिस की जा रही है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं। आज बहस इसी पर कि आखिर कैसे फैलती हैं अफवाहें और क्यों होती है सियासत। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में सोमवार शाम को कई जगह अचानक से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। कोई बोतल लेकर तो कोई डिब्बा लेकर तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण डीजल पेट्रोल संकट की अफवाह के बाद पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तेज संकट की अफवाह से कई जिलों में अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर समेत कई जिलों में सोमवार देर शाम अचानक की चर्चा फैल गई कि क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है। वहीं पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म होने वाला है। ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और स्थानीय लोग अपने अपने वाहनों को लेकर पंपों की ओर दौड़ पड़े। हमारे पास में प्रशासन की तरफ से या हमारी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं है। लोगों में क्या मालूम कहाँ से अफवाह फैल गई है और लोग एक दूसरे को देख के और डरा रहे हैं। अफवाह 2-3 पेट्रोल पंप पास के कुछ बंद होने के कारण यहाँ पे लाइन लगी हुई है और हमारा परसों इंडियन लगा था, गाड़ी आ चुकी है 20 केल की, तो उसमें से अभी मिनिमम 5,000 डीजल पड़ा हुआ है और 11,000 पेट्रोल पड़ा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या किल्लत किसी प्रकार की वर्तमान की स्थितियों में बिल्कुल भी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह दुरुस्त है। बीकानेर में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह के बाद पंपों पर भीड़ दिखी। जिला प्रशासन ने साफ किया कि कुछ पंपों पर कंपनी का बकाया होने की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई थी, लेकिन जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है। तो 2-1 पेट्रोल पंप्स हैं जो स्टॉक ना होने की वजह से बंद थे, पर उसका कारण था कि उन्होंने अपने क्रेडिट रीपेमेंट्स नहीं किए थे, इसलिए उनको स्टॉक अवेलेबल नहीं कराया गया था। इसमें कहीं पेट्रोलियम स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। सभी ओएमसीज ने कंफर्म किया है कि उनके पास सफिशिएंट ऑयल, पेट्रोलियम अवेलेबल है। पेट्रोल के मुद्दे पर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। आप खुद मान रहे हो कि सिलेंडर की कमी है, गैस की कमी है। कभी भी जब किसी चीज की कमी होती है तो पैसे नहीं बढ़ाए जाते उसके। जब वो चीज मिल ही नहीं रही तो आपने पैसे क्यों बढ़ाए? लड़ाई रोटी रोजगार की चल रही है जिस देश में कि बीजेपी को रोटी और रोजगार से मतलब ही नहीं है। जो इस देश में कमी की बात करते हैं वो अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। ऐसा वातावरण तैयार करना, वो देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, इसलिए उनकी तो निंदा की जानी चाहिए। सरकारी सूत्रों की माने तो सभी रिफाइनरी उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक रखा जा रहा है। फिलहाल रिटेल आउटलेट्स पर कहीं भी कमी की सूचना नहीं है। प्रशासन और पंप संचालकों ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना जरूरत ईंधन को स्टोर न करें, क्योंकि इस तरह की अफवाहें ही असली संकट की वजह बन जाती हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरह के र्यूमर से बचें। आखिर कौन है अफवाहबाज जो माहौल खराब कर रहे हैं? आज की फाइट में बहस इसी मुद्दे पर। तो आज की फाइट में हम कई सवाल हुक्मरानों से, सरकार से, प्रशासन से पूछते हैं। विपक्ष के रोल के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वक्त चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी एक्टिव मोड में लगातार बैठकों पे बैठे रहे हैं, लेकिन बावजूद के अफवाहबाज अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। और इसी में सवाल हमारा नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाला है और सवाल ये है कि अफवाह की फैली आग, तेल के लिए भागम भाग, तो कौन है जिम्मेदार? दूसरा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पर हम डिबेट में चर्चा करेंगे, अफवाहों का बाजार, इससे लगी कतार। और तीसरा सवाल भी आप जान लीजिए, संकट जारी, सियासत भारी। ऐसे वक्त में जब इंडियन टीम की तरह काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, कोरोना जैसा वक्त
एकजुट हो जाना चाहिए। तो फिर सियासत कौन कर रहा है, और फिर सियासत अगर कोई कर रहा है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है लक्ष्मीकांत पारिक, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मी जी स्वागत। पंकज शर्मा कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। पंकज जी स्वागत आपका। एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें जमीन के हालात समझाएंगे। मित्तल साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर राकेश गोयल भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। गोयल जी आपका स्वागत। अनिल शर्मा हमने सचिव बुलाए हैं जो कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव हैं, और आखिरकार ग्राउंड जीरो पर हालात को उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले बात लक्ष्मीकांत पारिक आपसे शुरुआत। पर्याप्त भंडार है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कल भी कहा लोकसभा में, आज राज्यसभा में कहा। उन्होंने कहा कि राज्यों के सदन में मैं बोल रहा हूं, इसलिए राज्यों से भी अपील करता हूं। कल भी हमने देखा मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली थी, वो लगातार संदेश दे रहे हैं कि पर्याप्त भंडार है, एक्शन लीजिए, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। ये संदेश आपका ग्राउंड पर क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों अफवाहबाज अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? जो डूंगरपुर की स्थिति देखी, जो उदयपुर की स्थिति देखी, बांसवाड़ा की कल हमने रात को खबरें चलाई थी, क्यों है सर ये? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इस देश की और प्रदेश की जनता को इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार की भी पेट्रोलियम उत्पादनों की हिंदुस्तान को कमी नहीं है। पर्याप्त संख्या में भंडार उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा संदेश आपको सबको दे दिया है। तो मैं समझता हूं किसी प्रकार से भी व्यथित होने की, विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है। नए पेट्रोल पंपों पर या अन्य स्थानों पर लाइन लगाने की आवश्यकता है, और विस्तृत और भंडारण करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से संदेश हिंदुस्तान की और राजस्थान जनता को देना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अफवाहबाजों का निश्चित रूप से जो इस समय विश्व के अंदर चल रहा है उसको लेकर के, और लोगों के मन में जिस प्रकार का उद्वेलित हो जाना और अफवाहों का बाजार गर्म हो जाना, और अफवाहों के बाजार के गर्म होने के बाद पेट्रोल पंप पर लाइन लग जाना, निश्चित रूप से गंभीर बात है। और ऐसे अफवाहबाजों पर नियंत्रण करने का प्रयास राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कल ही निर्देश जारी कर दिए थे। और मैं समझता हूं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य और कल लोकसभा में वक्तव्य, उसके बाद मैं समझता हूं कि देश की जनता को आश्वस्त रहना चाहिए कि हिंदुस्तान में पेट्रोलियम भंडारण की कोई कमी नहीं है। आप एक खास बात देखें कि एशिया के अंदर जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, उन सब की स्थिति पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर क्या है ये आप सब लोग जानते हैं। और किस प्रकार का वहां पर कहर बरपाया हुआ है, और किस प्रकार के पेट्रोल डीजल की जिनमें तेजी हुई है, और जिस प्रकार से रेटें बढ़ी है, वे सब आपके समक्ष है। और जिस प्रकार का हिंदुस्तान के अंदर ये मान के चले कि मजबूत नेतृत्व के कारण हिंदुस्तान के अंदर इन किसी भी चीज को कमी है ही नहीं, न डीजल की, न पेट्रोल की, न गैस की, किस प्रकार कमी नहीं है। खाली कुछ समय के लिए कुछ लोगों ने इसको अफवाह उड़ाने का प्रयास किया, उन पर गंभीरता से सरकार काम कर रही है, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन एक खास बात बताऊं आपको मैं, आप तो राजस्थानी ने हिंदुस्तान भर के मीडिया चैनल्स को देखती हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कांग्रेस के दो नेताओं का, मनीष तिवारी और शशि थरूर जी ने, जिन्होंने इस समय ये कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़े होने का समय, हिंदुस्तान सरकार जो कर रही है वह ठीक कर रही है, उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन इतर आपने देखा होगा कि एक पैनिक फैलाने का काम इस कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने किया, और लाडली और नंदा देवी पर एक बयान जारी किया कि उन दोनों को तो आग लगा दी गई है, समुद्र डुबो दिया गया है, वे आ ही नहीं रहे, और दोनों हिंदुस्तान की धरा पर 18 मार्च और 17 मार्च को उतरे कि नहीं उतरे, ये फैलाने का काम किसने किया? पवन खेड़ा जैसे राष्ट्रीय नेता ने। लेकिन कांग्रेस के नेता ने झाड़ने का काम नहीं किया। सम्मानित राहुल गांधी ने शब्द उस पर नहीं बोला। आखिर क्यों? आप कहां से बैठकर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं? केंद्र के अंदर, दिल्ली के अंदर बैठा हुआ पवन खेड़ा हिंदुस्तान भर में पैनिक पैदा करने का काम कर रहा है। पंकज शर्मा जी जवाब देना चाहेंगे? नेता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी आप रहे हैं, सबसे पुरानी पार्टी आप रहे हैं, सबसे ज्यादा आपसे राजभारत पर किया है, कई तरीके के संकट भी आपने देखे होंगे। यहाँ पर बीजेपी कह रही कि वक्त तो आपको इंडियन टीम की तरह काम करने का था, एकजुट काम करने का था। आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? कौन सा जहाज डूब गया, आग लग गई? जवाब दीजिए पंकज जी। नहीं, देखिए मनु जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहता हूँ कि देश के साथ तो हमेशा से खड़े हैं, और सबसे आगे कोई पार्टी अगर देश के लिए खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और ये कांग्रेस पार्टी है जो बार बार में प्रधानमंत्री जी को चेताने का काम करती है, और प्रधानमंत्री जी को बार बार में ये बताने का काम करती है कि उनका कर्तव्य क्या है, उनकी नीतियां किस तरीके से होनी चाहिए। और आप देखिए कि आज अब 23 दिन हो गए, तो हम तो लगभग 2 महीने पहले से
देश के प्रधानमंत्री जी को देश की संसद में लगातार ये मांग कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए और जो देश की विदेश नीति है उस पर कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ये सिनेरियो आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहीं से भी आप देखेंगे विदेश नीति में जिस तरीके से इमैच्योरिटी दिखाई, वो इजराइल के पास गए, इजराइल में वहां जाकर एक उन्होंने अवार्ड लिया और अवार्ड लेने के बाद दूसरे दिन से ही ये ईरान पर हमला इजराइल ने किया। तो कहीं ना कहीं अनभिज्ञता, मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जी अनभिज्ञ थे कि किस तरीके से वो सारी चीजें हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि मनोज जी, आज जो पिछले 10 साल में सरकार की नीति रही उसका खामियाजा आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और वो कैसे भुगतना पड़ रहा है मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूं। देखिए, ओएनजीसी की हम लोगों ने स्थापना की और उसमें एक तरह से हम लोग जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करते थे, उस समय जब 2014 में हमारी सरकार गई, यूपीए की सरकार गई, तो 14,000 करोड़ का रिजर्व कैश हमारे पास ओएनजीसी में हुआ करता था। आज की स्थिति क्या है? आज ओएनजीसी में लगभग 78,000 करोड़ का कर्जा है और जो ओएनजीसी 2014 में 27% तेल हमारे खुद की घरेलू उत्पाद के लिए निकालती थी, वो आज कहीं 13% पे आ गई है। और ये ऑयल एक्सप्लोरेशन 13% कम क्यों हो गया है? क्योंकि मोदी जी ने अपने व्यापारी मित्रों को, जो गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसको 26,000 करोड़ का जो उनका कर्जा था उसको नीलबट्टा सन्नाटा कर दिया। उसके अलावा जो ओएनजीसी को मजबूर किया गया वो एचपीसीएल में लगभग 36,000 करोड़ की से साझेदारी खरीदे। तो ये तमाम नीतियां थी जिसकी वजह से आज हम यहाँ इस लेवल पर आ चुके हैं। और मैं कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देखिए, मनु जी जंग के बीच 7 टैंकर सुरक्षित पहुंचे, 2 तिरंगा लहराते हुए निकल भी गए हैं, बैक चैनल बातचीत हो रही है, 1 करोड़ खाड़ी देशों में मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, खुद ये बता रहे ये क्या ठीक नहीं है, रणनीति ठीक नहीं है? मेरी बात आपके पॉइंट का जवाब देंगे, उसके बाद आपके पास मेरी बात कंप्लीट होगी तो शायद ज्यादा अच्छे से जवाब दूंगा। ओपनिंग रिमार्क था, सुनिए ना, ओपनिंग रिमार्क था, उसके बाद मैं एक एक करके फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। देखिए मनु जी, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने माना है कि ये जो संकट है ये भीषण संकट है, इसमें पूरे देशवासियों को एकजुट होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं पूरे देशवासियों को एकजुट होना चाहिए, तो फिर एकजुट होना चाहिए। खाली कांग्रेस विपक्ष में इसलिए आलोचना करेगी, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात पे आपको पूरा भरोसा करना चाहिए। देश में अभी फिलहाल कोई संकट नहीं है, तेल पेट्रोलियम पदार्थों का कोई संकट नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि जो 53 लाख मीट्रिक टन अभी स्टॉक है, जिसको हम बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन करने जा रहे हैं, तो आप समझिए कि उनको देश के हालात के बारे में, दुनिया के हालात के बारे में क्या नाम से उनको जानकारी है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट, भारत की स्पष्ट नीति का सवाल है, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि होर्मुज़ के अंदर जो रास्ता जहां से जहाज आते हैं, जहां तेल टैंकर आते हैं, उसमें रुकावट भारत को स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट नीति और कोई नहीं हो सकती। इसके साथ ही उसने कहा कि जो नागरिकों की ऊर्जा के जो ठिकाने हैं उस पर भी हमले क्या नाम से हमको स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है कि जो देश की, भारत की जो नीति होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत साफ साफ कर दी है। अब देश के अंदर कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर क्या नाम से पेट्रोल पंप। मुझे बताइए मनु, आपने भी यदि कहीं देखा, कहीं ये सुना कि किसी पेट्रोल पंप ने ये कहा कि उसके पास सप्लाई नहीं आई है, इसलिए क्या नाम से पेट्रोल नहीं दे रहा? जो 2-3 मामले सामने हैं उसमें यह है कि उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया, इसलिए क्या नाम से कंपनियों ने उनको तेल की सप्लाई। बिल्कुल। और ये बीकानेर की तरफ से, बीकानेर से खबर आई थी और इसमें बकायदा जो कलेक्टर है उनकी तरफ से बताया गया कि पेट्रोल पंप कुछ जगह पर सप्लाई प्रभावित इसलिए थी जो कि बकाया कंपनी का था। राकेश गोयल जी को भी मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगी इस बड़ी डिबेट में, आपके पास मैं आऊंगी। राजनीतिक विश्लेषक है राकेश जी, मुझे बताइए स्थिति किस तरीके की आपको दिख रही है? क्या वाकई दिक्कत है या फिर ये सारा अफवाहों का क्या धरा है? देखिए मनु, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं सप्लाई बाधित है, सप्लाई में दिक्कत है। पर यह भी सच है कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल पदार्थों की कोई कमी नहीं है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और खासकर हम देखेंगे जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, चाहे महाराष्ट्र देखें, चाहे गुजरात देखें, चाहे राजस्थान देखें, बड़े पैमाने पर 2 दिन से देखने में आ रहा है कि उस तरीके की अफवाहों को जोर दिया जा रहा है। कहीं हड़ताल के नाम पे, कई पेट्रोल पंप से 7 दिन 10 दिन बंद हो जाएंगे, पेट्रोल खरीद लो, इस तरीके से लोगों को भड़का के और लाइन में लगा दिया गया है। ये जो है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है देश के खिलाफ। और जिस तरीके से मैं कांग्रेस प्रवक्ता सुन रहा था, मैं कहीं भी उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर हम देखें, एक समय कांग्रेस शासित टाइम में वो समय था जब सऊदी ने भारत को उधार तेल देने से मना कर दिया था, इतना कर्जा कर दिया था। तो कर्जा कहीं ना कहीं कम हुआ है, लायबिलिटी जो इंटरनेशनल लेवल पे है कम हुई है, जबकि खपत बहुत ज्यादा बढ़ी है।
और जैसे उन्होंने कहा कि इजराइल से प्रधानमंत्री जी मेडल ले लिया और अगले दिन अटैक हो गया, तो देखिए ये सिर्फ एक सबसे बड़ी बात है राजनीति के जो एक निम्नता का स्तर है ना, सिर्फ मुझे आज वो देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे, इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, उस भारत ने कहीं इजराइल को ये तो नहीं कहा होगा कि आप जाएं ईरान पे हमला कर दें, या भारत ने यूएस को समझाते हुए आप जाएं ईरान के ऊपर अटैक कर दें। तो इस तरह की बातें इस मंच पे करना सही नहीं है। इस वक्त देश को एकजुट होना चाहिए, देश के सभी नागरिकों एकजुट होकर सरकार का साथ पंकज जी, जाहिर तौर पर देखिए आपने सबसे ज्यादा देश को चलाया है, शासन चलाया आपकी पार्टी ने, है ना, सबसे पुरानी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि जो आप बयान रखे यहाँ पर, जो बात रखे, बहुत गंभीरता के साथ रखना चाहिए ऐसे वक्त में जब क्रूशियल स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पंकज जी, एक बात बताइए, आपने किसी को आप किसी के घर गए हों, किसी ने आपको इनवाइट किया, पंकज जी पहले मेरे सवाल सुनिए, आप किसी के घर गए हों, किसी ने आपको इन्वाइट किया हो और फिर वहां पर ये हो कि उसने चोरी कर ली, पुलिस वहां पे धावा बोल देती है, तो इसमें आपकी गलती क्या सर? इजराइल ईरान से लड़ रहा है, इसमें भारत की गलती क्या सर? मुझे आप ये बताइए। मेरी बात आपने भी तो कई संकट देखे, इसमें तो आपको एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सुझाव देने चाहिए, बताने चाहिए। आपको तो लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल देना चाहिए कि जब संकट आया था अनाज का, तब क्या हुआ था। अब आप पूछ लें तो मैं आपको जवाब दे दूं। बिल्कुल पंकज जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद और भी दर्शक। हाँ, मैं आपको जल्दी से जवाब दे देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है भारत की गलती कहां पर है। देखिए, इजराइल से भी ज्यादा गंभीर मित्र हमारा जो रहा है वो ईरान रहा है, और ईरान को अगर उससे एक दिन पहले हम जा रहे हैं और दूसरे दिन ही अगर वहां पे अटैक होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 दिन पहले कोई प्लानिंग नहीं होगी या एक दिन पहले प्लानिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग बहुत लंबे टाइम पहले हो गया और स्ट्रेटेजिकल तरीके से ही इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री को वहां बुलाया और दूसरे दिन अटैक किया, क्योंकि उनको अपने साथ दिखाना था। पहली बात तो यहां गंभीर चूक हुई है। उसके बाद में हम यूएस के कहने पर किससे तेल लेंगे, किससे नहीं लेंगे, या अनुमति देने की बात कर रही है। और आप दूसरी बात पूछ के उन्होंने अटैक किया, ये तो अनएक्सपेक्टेड था सर। वॉर तो ये कितना लंबा खींचेगा, होने वाले हैं, ये भी तो अनएक्सपेक्टेड था। और ये भारत को संकट है सर। अरे बोलने तो दीजिए मुझे बात। हाँ पंकज, अगर बोलने नहीं देंगे तो मैं अरे बोलिए तो सर, बोलिए सर, आप जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे क्या? काउंटर क्वेश्चन भी तो होगा ना सर। देखिए, सबसे बड़ी गंभीर बिल्कुल आप करिएगा। गंभीर समस्या ये है कि आप देखिए कि जो 60% से ज्यादा हम आयात करते हैं, उसमें भी 80 से 90% हम लोग गल्फ कंट्रीज से करते हैं। इसलिए गल्फ लक्ष्मीकांत को भी विंडो में लेना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। और आप देखिए ना, आप आज मेडिसिन की बात कर लियो, फर्टिलाइजर्स की बात कर लियो। फर्टिलाइजर्स आप देखिए, नेक्स्ट मंथ से खरीफ की फसल की बुआई होने वाली है। फारा फर्टिलाइजर्स बोले, यूरिया हो, फास्फेट हो, सब बाहर से आता है, अरब कंट्रीज से आता है, रशिया से आता है। लेकिन अब वो कैसे आएगा उसका हमें देखना पड़ेगा। उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने हीलियम गैस कतर से आती है, हीलियम गैस नहीं आएगी। दुनिया में 3000 की बोरी बिकी थी, हमने 300 की दी थी। डायग्नोस करने के जो मशीन है, पूरा समाज अब आप देखिए, गुजरात में 600 से ज्यादा सिरेमिक फैक्ट्री बंद हो गई है। तो सब चीजों पे हमें सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। और आप कहीं ना कहीं कांग्रेस एक यूरिया नीति नहीं बना पाई, कि कांग्रेस पहले फैला रही है। ये तो प्रधानमंत्री अगर लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं तो उसका हम कैसे बंद करिए ना, अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो फैक्ट से बात कर रहे हैं और वही बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने पटल पे रखी है, प्रधानमंत्री के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जनता के बीच में आ रही है। मनु जी, 30 मिनट आप इंटरप्ट नहीं करें, मुझे आपसे विनम्र अनुरोध है, कांग्रेस के प्रवक्ता से अनुरोध है। मैंने 30 सेकंड तक मैंने इंटरप्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, और करूंगा मैं नहीं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता ने आज ये कहा, मैं समझता हूं कांग्रेस को ये देखना चाहिए इस समय कि देश के हाथ क्या है। हम देश के चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब विदेश की स्थिति की बात हो तो मैं समझता हूं पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए। ये सीखना चाहिए कौरवों से और पांडवों से कि जब गंधर्वों के युद्ध के समय वो 105 थे, लेकिन आपस में युद्ध जब लड़ रहे थे 105 अलग अलग थे। लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये ध्यान नहीं है, इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहते। वे सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करते, कब देश का विरोध करने का पता नहीं पड़ता उन्हें। आज देश के अंदर संपूर्ण भंडार हैं पेट्रोलियम के, इस बात को नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बता दीजिए। क्या पैनिक क्रिएट करने का काम कांग्रेस के नेताओं पर खड़े करना चाहिए? क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए हिंदुस्तान जनता से कि उन्होंने गलत बयानी हिंदुस्तान के लिए की, जिन्होंने लाडली और नंदा देवी को लेकर गलत बयान दिए? कांग्रेस के लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? अरे पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। जो तो लोग पैर से चल लेते हैं, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इस बात को साबित करनी चाहिए थी आज कांग्रेस लोगों को।
अब आप कितनी सिंसियर कांग्रेस नेता। मनोज जी, अब आप इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। एक मिनट बताता हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं, उनको लगातार इंटरप्ट करने का काम करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं के राहुल गांधी आप पूरा टाइम देते हैं। पार्शलिटी का तरीका सही नहीं है। आपके सवालों को वो जवाब नहीं दे रहे। आपके सवाल के वो जवाब नहीं दे रहे। आपने सवाल के जवाब दे रहे हो। गलत तरीका मैं केरल में भी कर सकता हूं, मैं करूंगा नहीं। अरे भाई, आपको भी टाइम दिया मैंने, अब लक्ष्मीकांत जी को भी दे रही बैठक हो रही है। हूँ। आपके सवालों को जवाब दे रहे हैं सर। सवाल ज्यादातर किससे होंगे सर? सत्ता पक्ष से होंगे। आपके भी सवाल थे, वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। विपक्ष को ज्यादा वक्त देना चाहिए। सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री बोल सर, ये आज तय नहीं करेंगे ना, अगर आप रिकॉर्डिंग देखें मैं सबको बराबर का वक्त दे रही हूँ। और देखिए, आप दोनों को सबसे ज्यादा वक्त दिया है। अभी तक मैं यहाँ पर अनिल शर्मा जी के पास तक नहीं पहुंच पाई हूँ। अब अनिल शर्मा जी के पास जाएंगे। ठीक है सर, हो गया। ठीक है सर, हो गया। आपका आरोप प्रत्यारोप हो गया। अनिल शर्मा जी से मैं ग्राउंड से समझूंगी, क्योंकि वो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव है। अनिल शर्मा जी, मुझे बताइए हकीकत क्या है जमीन पर? अनिल, पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगी सर। सर एक मिनट रुक जाइए, अनिल जी को बोलने दीजिए, अनिल जी को बोलने दीजिए। पंकज जी ऐसे नहीं चलेगा, बीच में जब मत कीजिए। लक्ष्मीकांत पारिक जी, आप अपनी बात कर सकते हैं, आप शांत हो जाए। लक्ष्मीकांत जी, पंकज जी शांत हो जाइए। लक्ष्मीकांत पारिक जी, पंकज जी शांत हो जाइए। अनिल जी को बोलने दीजिए। सर, आप दोनों के बीच में डिबेट नहीं चल रही है। 3 लोग और भी बैठे हुए हैं, 3 लोग और भी बैठे हुए हैं। अनिल शर्मा जी का एक भी पॉइंट अभी तक नहीं हुआ है। अनिल शर्मा जी, ग्राउंड जीरो की क्या हकीकत है, जरा बताएं। ग्राउंड की हकीकत ये है मनु जी कि कोई किसी तरह की पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी ग्राउंड पे नहीं है, और ये मात्र अफवाह फैलाने की वजह से ये इस तरह की सिचुएशन कल शाम को देखने को मिली अचानक कि किसी 2-4 पंपों पे शनिवार रविवार की वजह से और कुछ पेमेंट टाइम पे कंपनी पे नहीं पहुंचने की वजह से कुछ 2-4 पंपों पे स्टॉक की दिक्कत हुई उनके। हालांकि रात को उनके भी गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन कोई किल्लत जैसी चीज नहीं थी। लेकिन अफवाह ऐसी फैलाई गई, ये कुछ जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, जमाखोरी करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा शायद ये प्रयास किया गया कि संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जनता में ये हो जाए कि और जो खरीदारी है वो ओवर हो जाए, और उसकी वजह से ये पैनिक जो बाइंग हुई उसकी वजह से कुछ पंपों पे तेल खत्म हुआ। बाकी पीछे से ना तो कंपनी से कहीं कोई दिक्कत है, रिफाइनरियां पूरी अपनी क्षमता से काम कर रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत सप्लाई चेन में नहीं है। आज भी ग्राहकों ने पूरे दिन हर पंप पे तेल लिया है, और ये शनिवार रविवार होने की वजह से, और शुक्रवार को क्यों पेमेंट करना था, शनिवार को बैंक की छुट्टियां थी, रविवार को डिपो बंद थे, तो इस वजह से कुछ डीलरों को ये प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से कल ये पैनिक की सिचुएशन उत्पन्न हुई। बाकी कोई तरह की किसी तरह की कहीं कोई सप्लाई चेन में गड़बड़ है या लेकिन इस तरह की अफवाहें आप आगे ना फैले, इसको लेकर यहाँ सरकार की क्या तैयारी है? लक्ष्मीकांत पारिक जी, लर्निंग तो आपको मिली थी ना, पैनिक बुकिंग हुई थी एलपीजी को लेकर, उससे भी सबक नहीं लिया आपने? मेरे से पूछा नहीं, ये लक्ष्मीकांत जी से मेरा सवाल है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, और बैठक के बाद सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी किए, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने पैनिक फैलाया इनको कंट्रोल किया जा रहा है, और साथ चिन्हित भी किया जा रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल ग्रुपों के माध्यम से जिन लोगों ने पैनिक फैलाने का प्रयास किया है उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। आपको 1-2 दिन बड़ी कार्रवाई देखने को राजस्थान के अंदर मिलेगी, पहली बात। अब मैं सम्मानीय कांग्रेस प्रवक्ता है, बड़े विद्वान आदमी है, मैं इनकी विद्वता को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, लेकिन एक प्रश्न जो पूछना चाहता हूँ। सम्मानीय मनीष तिवारी साहब, शशि थरूर साहब कांग्रेस के नेता हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, और सम्मानीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वे भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब दोनों को बयानों में आप किसके बयान का समर्थन करते हैं, ये आपको तय करना है कांग्रेस प्रवक्ता के नाते। पहली बात, सम्मानीय मनीष तिवारी जी के बयान के साथ खड़े हैं, शशि थरूर जी के बयान के साथ खड़े हैं, अथवा आप राहुल गांधी के उस बयान के साथ खड़े हैं जिन्होंने कहा कि कल सर्वदलीय बैठक में मैं नहीं जाऊंगा, हिंदुस्तान के हाथ खराब है। जबकि शशि थरूर और मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता है, जो प्रमुख चेहरा है, वे भी ये कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वे अच्छा कर रही है, और इस कदम सरकार का हर कदम सार्थक कदम है, हम उसके साथ खड़े। लेकिन इतना राहुल गांधी अन्य बात बोलते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और है, जब ये पैनिक चल रहा है, इस समय कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाने का काम किया, पेट्रोल बढ़ाने का काम किया। आखिर क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई थी ऐसी? हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है हिमाचल प्रदेश जिसने इस समय पैसे बढ़ाकर पैनिक पैदा करने का काम किया। पंकज जी जवाब दीजिए, क्रिएट करने का काम। पंकज जी सवाल पूछना ही क्या विपक्ष का काम है, एग्जीक्यूशन काम नहीं है। कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैं सबसे सम्माननीय राहुल गांधी निवेदन करना चाहूंगा, जवाब दीजिएगा पंकज जी, अपनी बात को रखिए। क्या मीडिया बात करते हैं, वहां जाइए ना, अपनी बात को रखिए, जवाब देंगे प्लेटफॉर्म को मिलने वाला है जाकर के। तो बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विद्वान बनिए, लक्ष्मीकांत जी हो गया आपका पॉइंट, हो गया सर, हो गया
मत करिए ना, राहुल गांधी मत बनिए आप लोग। सर बनिए विनम्र कहीं शशि निवेदन थरूर है, को मत दिखाइए। विराम दीजिए, पंकज जी को बोलने दीजिए। पंकज जी, आपके निवेदन स्वीकार्यता है, माननीय पंकज जी अपना बात रखें। देखिए जो लक्ष्मीकांत पारिक जी ने जो सवाल उठाए, देखिए सबसे बड़ी बात है, खुद शशि थरूर जी हो, मनीष तिवारी जी हो, उन्होंने बार बार में ये चीज कही है कि हमें भारत देश को सभी जो देश थे उनसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करके फिर इन चीजों पे फैसले को लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं हमसे ईरान से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमने जो वहां के खामनेई थे उनके निधन पर भी 20 दिन बाद चलिए मैं एक प्रश्न पंकज आप पूछता हूं, एक प्रश्न आप पूछ लीजिएगा, फिर जवाब दे दीजिएगा। अरे एक मिनट, क्या कांग्रेस के समय युद्ध हो रहा होता तो इराक के साथ खड़े होते या इजराइल के साथ खड़े होते? बता दीजिए। प्रधानमंत्री का संदेश अभी तक नहीं पहुंच पा रहा कि इंडियन टीम की तरह हमें काम करना होगा, एकजुट हमें रहना होगा। आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री के वक्त भी देश की वो ताकत थी, एकजुटता की वो ताकत थी कि किस तरीके से पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। अनाज संकट में लोगों ने एक टाइम का खाना स्वीकार किया था, एक टाइम का छोड़ दिया था देश के लिए। वही देश है भारत, जिसमें अब क्रूशियल मौके पर सभी को, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, जनता हो, एक साथ आना चाहिए। लेकिन शायद यहां पर सियासत हावी होती हुई दिख रही है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।